नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड के इतिहास में हम लोगों ने पवार वंश से स्टार्ट किया था। पवार वंश में आज हमारी शायद छठी क्लास है। इसमें हमने फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह, जो कि मात्र 8 माह के लिए राजा बनता है, यहाँ तक पूरा कर लिया था। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रदीप शाह। तो चलिए मेरे साथ हेडिंग लिखिए, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह। तो सबसे पहले आता है प्रदीप शाह का टाइम पीरियड। प्रदीप शाह का टाइम पीरियड है 1717 से 1717 तक का। देखिए, जो प्रदीप शाह है, इससे पहले जो राजा बना था उपेंद्र शाह। जो प्रदीप शाह है वो हमारे पास से उपेंद्र शाह का छोटा भाई है दलीप शाह। उपेंद्र शाह का छोटा भाई है दलीप शाह। दलीप शाह का पुत्र था प्रदीप शाह। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, प्रदीप शाह के पिता का नाम दलीप शाह है, उपेंद्र शाह नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके पिता कौन है? पिता का नाम है दलीप शाह। पिता का नाम है दलीप शाह। अब होता क्या है, जब प्रदीप शाह राजा बनते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं। तो इस समय हमारे पास से जो इनका राज्यभार है वो संभालती है कनक देई करके, इनकी माता है, वो इनकी संरक्षिका बनी। तो लिखता गद्दी पर बैठते समय प्रदीप शाह अवयस्क थे। अवयस्क थे। तो इस समय कनक देई, नाम लिखिएगा, कनक देई इनकी संरक्षिका बनी। इनकी संरक्षिका बनी। संरक्षिका बनी। तो इसी समय हमारे पास से जब प्रदीप शाह राजा बनते हैं, उस समय चंद राजा था, देवी चंद। तो देवी चंद ने पवार वंश में आक्रमण किया था 1723 में, जिसे रणचूलाकोट के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखिएगा रणचूलाकोट का युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा रणचूलाकोट का युद्ध। रणचूलाकोट, रणचूलाकोट का युद्ध ये हुआ था 1723 में। 1723 में वहां से हमारे पास है देवीचंद। देवीचंद और यहाँ से हमारे पास है पवार से प्रदीप शाह, यानी कि देवी शाह वर्सेस प्रदीप शाह हुआ था। तो यहाँ पर हमारे पास जो देवीचंद है वो जीत जाता है। जीतने के बाद भी वो ऐसे नहीं जाते, वो दोबारा से आक्रमण करते हैं। और अब जो युद्ध होता है वो होता है हमारे पास से गणाई नामक स्थान पर। गणाई, ये युद्ध भी हमारे पास किसके बीच में होता है? 1723-24 के बीच होता है। देवीचंद वर्सेस प्रदीप शाह। देवीचंद वर्सेस प्रदीप शाह। प्रदीप शाह। और इसमें प्रदीप शाह जीत जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रणचूला कोट में देवीचंद जीतता है और इसमें हमारे पास से पवार सेना विजयी रहती है। अब बात आती है हमारे पास से 1729 से 1730 की। 1729 से 1730 में प्रदीप शाह के हाथों में सत्ता आ जाती है। ठीक है, तो जब इसके हाथ में सत्ता आती है तो ये पहला काम करता है चंदों से शांतिपूर्ण संबंध बनाने का काम करता है। तो लिखिएगा 1729-30 में सत्ता प्रदीप शाह के हाथों में आ जाती है। सत्ता प्रदीप शाह के हाथों में आ जाती है। आ जाती है। आ जाती है। इसने चंद राज्य के साथ, चंद राज्य के साथ शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण संबंध बनाना, शांतिपूर्ण संबंध बनाना शुरू किया। शांतिपूर्ण संबंध बनाना शुरू किया। अब देखिए, जब ये चंद्र से शांतिपूर्ण संबंध बनाता है तो अब वहां से चंद्र राजा भी थोड़ा अच्छा होगा, जो कि शांतिपूर्ण संबंध बनाने में का वो रखता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो राजा है वो था आपके कल्याण चंद्र, जिसे कल्याण चंद्र पंचम के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रदीप शाह अपने दो दूत बंधु, जिनका नाम हमारे पास है, दो दूत को भेजता है, जिसका नाम है बंधु मिश्र और लक्ष्मीधर ओझा। उनको उपहार सहित चंद्रराज भेजता है। तो लिखना, प्रदीप शाह ने अपने दो दूत, प्रदीप शाह ने अपने दो दूत, बंधु मिश्र, नाम इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं, बंधु मिश्र तथा लक्ष्मीधर ओझा, लक्ष्मीधर ओझा को कल्याण चंद के दरबार में उपहार लेकर भेजा। उपहार लेकर भेजा। और बदले में जो कल्याण चंद है वो भी क्या करता है, इनको उपहार देता है।
किसके लिए? प्रदीप शाह के लिए। ठीक है। अब जब कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण होता है, 1743 से 44 की बात है। 1743-44 में कुमाऊं पर जब रोहिलों का आक्रमण होता है, तो कुमाऊं के राजा जो कल्याण चंद्र है वो प्रदीप शाह से मदद लेते हैं, और प्रदीप शाह इनकी मदद भी करते हैं। रोहिलों को 3 लाख रुपए देते हैं, जिससे कि रोहिल क्या करते हैं? अपने राज्य की ओर लौट जाते हैं। तो लिखेगा 1743-44 ईस्वी में चंद राज्य पर रोहिलों द्वारा आक्रमण करने पर प्रदीप शाह चंद राज्य की सहायता करता है। सहायता करता है। रोहिलों ने 3 लाख रुपये कुमाऊं नरेश यानी कि चंद राज्य से कुमाऊं नरेश से मांगे। मित्रता की रक्षा के लिए प्रदीप शाह ने गढ़वाल राजकोष से इसका भुगतान किया। अब होता क्या है हमारे पास से, जो ये रोहेल हैं, अब इनकी नजर कुमाऊं तक ही नहीं जाती है। इसमें हमारे पास से इनकी नजर हमारे पास से पड़ गई थी दून क्षेत्र की ओर। ठीक है। तो क्या करते हैं? हमारे पास से दून क्षेत्र में भी अधिकार कर लेते हैं। तो लिखेगा 1770 में रोहेल नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में राज्य किया। इसके बाद इसका पुत्र इसका यानी कि नजीबुद्दौला का पुत्र, इसका पुत्र जीवता खां ने अधिकार किया। ठीक है। बट लेकिन होता क्या है हमारे पास से, ये ज्यादा टाइम तक राज नहीं कर पाता है। 3 महीने बाद ही ये यहाँ से हमारे पास से ये जो इसका बेटा है नजीबा खां, इसकी मृत्यु हो जाती है, और पुनः हमारे पास से गढ़वाल यानी कि दून पर गढ़वाल का अधिकार हो जाता है। तो लिखना 1770 में 31 अक्टूबर 1770 में नजीबा खां की मृत्यु हो जाती है और दून पुनः प्रदीप शाह के पास आ जाता है। यानी कि प्रदीप शाह ऐसा राजा है जिसके शासनकाल में एक बार दून उसके क्षेत्र हाथ से जाता है, और इसी के शासनकाल में दून उसके क्षेत्र में आ भी जाता है। देखिए प्रदीप शाह का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो मैंने आपको बताया है 1717 से 1772, और इस समय हमारे पास से भारत के इतिहास में 3 बड़े युद्ध हुए थे, और वो 3 बड़े युद्ध क्या थे? एक था हमारे पास से पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो आपको पता होगा, यही सब चीज मैंने आपको चंद में भी लिखाई थी कि जब ये युद्ध हुए थे हमारे पास से भारत के इतिहास में 3 बड़े युद्ध, तो उस समय हमारे पास से चंद राजा कौन था? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे उस समय चंद राजा कौन था। लेकिन गढ़वाल का जो राजा कौन था? प्रदीप शाह। तो लिखिएगा इसके समय प्लासी का युद्ध, इसके यानी कि प्रदीप शाह के समय, इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि हुआ है 1761 में, और बक्सर का युद्ध हुए हैं। ठीक है। अब हमारे पास है जब कल्याण चंद्र की मृत्यु हो जाती है चंद राज में, उसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है दीपचंद।
और दीपचंद जब राजा राजगद्दी पर बैठता है उसका संरक्षक था शिवदेव जोशी। और शिवदेव जोशी से वहां की जो जनता है, कुमाऊं की जनता, वो अप्रसन्न थी, खुश नहीं थी। तो हरिराम जोशी ने क्या किया था, प्रदीप शाह को चंद राज्य पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था। और एक जगह आती है तामाचौड़, वहां पर इन दोनों राज्य के बीच क्या होता है, हमारे पास से हम युद्ध होता है। तो लिखिएगा, कल्याण चंद्र की मृत्यु के बाद, आप लोग लिखिए, कल्याण चंद्र की मृत्यु के बाद दीपचंद गद्दी पर बैठा। दीपचंद गद्दी पर बैठा, आप लोग लिख लीजिएगा इतना, दीपचंद गद्दी पर बैठा। शिवदेव जोशी दीपचंद का संरक्षक था। शिवदेव जोशी दीपचंद का संरक्षक था। शिवदेव जोशी से, शिवदेव जोशी से अप्रसन्न हो, अप्रसन्न का मतलब खुश नहीं थी वहां की जनता, अप्रसन्न हो हरिराम जोशी ने प्रदीप शाह को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, आमंत्रित किया। अतः तामाचौड़, तामाचौड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ, युद्ध हुआ। इसमें क्या होता है, इस युद्ध में जो शिवदेव जोशी होता है वो लालच से प्रदीप शाह के सैनिकों को अपनी ओर मिला लेता है। तो लास्ट में प्रदीप शाह की हार हो जाती है। युद्ध दिखा, तामाचौर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, प्रदीप शाह की इसमें हार होती है, प्रदीप शाह हार जाता है, हार जाता है। हारने का जो रीजन है चाहे तो आप लोग नोट कर लीजिए। शिवदेव जोशी क्या करता है, जो प्रदीप शाह के उच्च अधिकारी है उन्हें लालच दे करके अपनी ओर मिला लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो युद्ध थे हमारे पास से, एक आपने पढ़ा रणछूला कोट का युद्ध पढ़ा था जो हुआ है देवी चंद्र और प्रदीप शाह के बीच में। एक आपने पढ़ा था गड़ाई का युद्ध पढ़ा था, वो हुआ था देवी चंद्र और प्रदीप शाह के बीच में ही हुआ था। फिर बीच में आता है कल्याण चंद्र, आता है कल्याण चंद्र के साथ इसके बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। मैंने बताया भी आपको, इसने क्या करा था, उपहार के साथ अपने 2 दूत भेजे थे। ठीक है, उसके बाद आता था दीपचंद, और दीपचंद के साथ इसका जो युद्ध हुआ है, तामाचौड़ का युद्ध हुआ है। और दीपचंद का जो सेना पर संरक्षक था वो कौन था हमारे पास है, शिवदेव जोशी। ठीक है, अब इसके बाद से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पे लिखने हैं, आपको नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रदीप शाह के समय उनके जो कवि थे वो थे मेधाकर। तो लिखना, प्रदीप शाह के दरबार में मेधा शास्त्री, प्रदीप शाह के दरबार में मेधा शास्त्री नामक विद्वान कवि था, नामक विद्वान कवि था, कवि था, जिसने रामायण प्रदीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, रामायण, रामायण प्रदीप ग्रंथ की रचना की है, रचना की है, संस्कृत भाषा में रचना की है, ब्रैकेट में लिख लेना संस्कृत में। ठीक है, मौलाराम को सबसे पहले संरक्षक देने वाले प्रदीप शाही थे। तो नेक्स्ट करके पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, मौलाराम को, मौलाराम को सबसे पहले संरक्षण देने वाले प्रदीप शाही थे, प्रदीप शाह ही थे। ठीक है, प्रदीप शाह का एक मंत्री है चंद्रमणि डंगवाल, लिखना, प्रदीप शाह का मंत्री, प्रदीप शाह का मंत्री चंद्रमणि डंगवाल, चंद्रमणि डंगवाल था, चंद्रमणि डंगवाल था। इसने डांग में मंगलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, और 1772 में हमारे पास से प्रदीप शाह की मृत्यु हो जाती है। 1772 में प्रदीप शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रदीप शाह के काल का एक सिक्का जो है वो अभी भी हमारे पास है, लखनऊ म्यूजियम में है, चाहे तो लिख लीजिएगा। और प्रदीप शाह ने देहरादून में सिख मंदिर के लिए धामूवाला, पंडितवाड़ी और भूपतवाला में जमीन दान दी थी, लिखना, प्रदीप शाह ने देहरादून में सिख मंदिर के लिए, सिख मंदिर के लिए धामूवाला, पंडितवाड़ी तथा भूपतवाला, भूपतवाला
में जमीन दान में दी थी, जमीन दान में दी थी। तो जो हमारे पास से प्रदीप शाह है, इसके समय जनरली हमारे पास से चंद और जो हमारे पास से पवार है उनके बीच बहुत मधुर संबंध रहे हैं। अब 1772 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद जो दूसरा राजा बनता है वो बनता है ललित शाह। लिखिएगा ललित शाह, ललित शाह। ललित शाह का टाइम पीरियड आता है 1772 से 1780, 1772 से 1780। लिख लीजिएगा। प्रदीप शाह के बाद ललित शाह गढ़वाल के शासक बने और इसके समय हमारे पास है, अभी वहां कौन है चंद में, दीपचंद है। तो लिखना इसके समय, ललित शाह के समय, इसके समय दीपचंद, दीपचंद कुमाऊं में राजा थे। ठीक है। अब दीपचंद के समय हमारे पास है मोहन सिंह रौतेला, जिसे मोहन चंद के नाम से जाना जाता है। वो स्वयं को क्या कर लेता है, कुमाऊं का शासक घोषित कर लेता है। तो पहले थोड़ा सा कहानी यहाँ पे समझ लीजिए। दीपचंद के समय क्या है, मोहन सिंह रौतेला, क्योंकि आपने चंद में भी पढ़ा है, मोहन सिंह रौतेला, जिसे मोहन चंद, आपने चंद में एक राजा पढ़ा था मोहन चंद, ये क्या कर लेता है, अपने आप को स्वयं ही वहां का उत्तराधिकारी घोषित कर लेता है, कि राजा घोषित कर लेता है। जब ये राजा घोषित कर लेता है तो वहां के जो अधिकारी होते हैं वो इससे हमारे पास से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे में हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी क्या करता है, ललित शाह को अपने यहाँ युद्ध करने के लिए बुलाता है। और युद्ध होता है बगवाली पोखर का, बगवाली पोखर का युद्ध होता है 1779 में। और यहाँ पर हमारे पास से जो मोहन सिंह रौतेला यानी कि मोहन चंद है वो हार जाता है और ललित शाह जीत जाता है। और ललित शाह जीत करके क्या करता है, अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को चंद्रराज का राजा बना देता है। अब आपको ये ध्यान आ रहा होगा, हमने वहां भी पढ़ा है। तो लिखना इसके समय दीपचंद कुमाऊं में राजा थे, दीपचंद कुमाऊं में राजा थे। दीपचंद के समय, दीपचंद के समय, समय मोहन सिंह रौतेला, ब्रैकेट में लिख लेना मोहन चंद, मोहन चंद ने स्वयं को कुमाऊं का शासक घोषित किया, कुमाऊं का शासक घोषित किया, घोषित किया। चंद राज्य के मंत्रियों ने इसका साथ नहीं दिया, इसलिए चंद राज्य के मंत्रियों ने इसका साथ नहीं दिया, नहीं दिया। इसका फायदा उठाकर हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को, ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, आमंत्रित किया। अब एक युद्ध होता है जिसका नाम आता है बगवाली पोखर का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। बगवाली पोखर का युद्ध ये होता है 1779 में, मोहनचंद वर्सेस ललित शाह, इनकी मोहनचंद और ललित शाह के बीच में, ललित शाह। तो इस युद्ध में क्या होता है, ललित शाह जीत जाते हैं। लिखना ये जीत जाते हैं, ललित शाह जीत जाते हैं और मोहनचंद हमारे पास से इसमें भाग जाता है। ठीक है। मोहनचंद की हार होती है और वो हमारे पास से मोहनचंद और उसका जो भाई है वो रामपुर के नवाब फैजुल्ला के वहां चले जाते हैं। लिखना मोहनचंद्र हार करके, मोहनचंद्र हार करके अपने भाई लाल सिंह, अपने भाई लाल सिंह के साथ, के साथ रामपुर के नवाब, रामपुर के नवाब फैजुल्ला के वहां चले जाते हैं, रामपुर के नवाब फैजुल्ला के पास शरण लेते हैं, शरण लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ललित शाह क्या करता है, अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं का राजा बना देता है, इनकी चंद्रराज का राजा बना देता है। और वो राजा किस नाम से बनता है, प्रद्युम्न चंद के नाम से। तो लिखना ललित शाह, ललित शाह अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को, प्रद्युम्न चंद के नाम से
नाम से कुमाऊं का शासक घोषित कर देता है। कुमाऊं का शासक घोषित कर देता है, कर देता है। और हर्षदेव जोशी ने इसकी मदद की है और हर्षदेव जोशी को वहां का प्रधानमंत्री बना देता है। हर्षदेव जोशी को, हर्षदेव जोशी को प्रधानमंत्री लिख देना, प्रधानमंत्री पीएम घोषित कर दिया। ठीक है। और जो प्रद्युम्न शाह है वो प्रद्युम्न चंद के नाम से राजा बना है। प्रद्युम्न चंद के नाम से इसलिए राजा बनता है क्योंकि कहता है कि अगर मैं चंद सेना, मैं चंद हूँ तो वहां का क्या कहते हैं उसे गढ़वाल का हूँ, और मुझे कहीं चंदों ने नहीं स्वीकार किया या मेरा भी क्या करा, विरोध किया, तो इसलिए वो क्या कहता है, वो कहता है मैं क्या हूँ, दीपचंद का दत्तक पुत्र हूँ। ठीक है। तो लिखना प्रद्युम्न चंद ने स्वयं को, प्रद्युम्न चंद ने स्वयं को दीपचंद का, दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर दिया, घोषित कर लिया। ठीक है। जनरली हमारे पास जो ललित शाह है उसे एक लालची राजा के रूप में जाना जाता है, तो लिखना ललित शाह को लालची राजा के रूप में जाना जाता है। ललित शाह को लालची राजा के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। अब देखिए ये तो थे ललित शाह के जो चंदों के साथ जैसे भी संबंध रहे, जो चीज इसने चंदों में किया। अब इसके अलावा क्या हुआ ललित शाह के साथ, ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार देहरादून में आक्रमण किया, तो लिखना ललित शाह के समय, ललित शाह के समय सिखों ने, सिखों ने 1775 व 1778 में 2 बार दून यानी कि देहरादून में आक्रमण किया, आक्रमण किया। और 1789 में ललित शाह ने सिरमार राज्य पर भी आक्रमण किया। लेना 1789 में ललित शाह ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण किया, राज्य पर आक्रमण कर उसे जीत लिया, कर जीत लिया, जीत लिया। अब 1780 में जब ललित शाह अपने पुत्र को वहां छोड़ चंद राज्य में छोड़ करके वापस आ रहे थे, तो हुआ कि हमारे पास से उन्हें रास्ते में मलेरिया हो जाता है और दुलड़ी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लिखना ललित शाह की मृत्यु, ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण। देखिए पेपर में आजकल ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं कि किस राजा की मृत्यु मलेरिया से हुई, किसकी चेचक से हुई, तो आप लिख लीजिए ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण दुलड़ी, ये जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुई, नामक स्थान पर हुई। अब देखिए ललित शाह के बाद हमारे पास से 2 इंपोर्टेंट राजा और हैं। एक आता है हमारे पास से जयकृत शाह और एक लास्ट आता है प्रद्युम्न शाह, और उसके बाद से हमारा पवार वंश समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास से सेकंड लास्ट क्लास है, पवार वंश से संबंधित एक क्लास इसके बाद और आएगी। तो आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।